रामनवमी के दिन कई राज्यों में रामनवमी के जो जुलूस थी उस यात्रा पर हमला किया गया। इस हमले में बहुत सारे लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए और कई घरों पर पेट्रोल बम से हमला हुआ। कई घरों के अंदर लूटपाट करने की कोशिश की गई, यहां तक कि मध्य प्रदेश में कई दुकानों को जला दिया गया। आखिरकार रामनवमी में राम जी की यात्रा और जय श्री राम के नारों से दिक्कत क्या है? कौन लोग हैं जो रामनवमी के दिन हमला कर रहे थे? और इसमें कुछ राज्य नहीं, आपको देखें कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में जेएनयू के अंदर आपत्ति दर्ज कराई गई और बाकायदा हमला किया गया छात्रों के ऊपर। इसी तरह से आपने देखा कि ये जो हमले हुए थे इसमें राजस्थान में, गुजरात में, गोवा में और झारखंड में भी ये हमले किए गए। आखिरकार कौन लोग थे? जब इसका पता लगाने के लिए जो पुलिस है उस तंत्र ने अपना जो सूचना तंत्र और बाकी जानकारियां इकट्ठी की, तो मध्य प्रदेश पुलिस को खारगोन को लेकर के जो जानकारी मिली है, जो खारगोन में हमले हुए, घरों के ऊपर पेट्रोल बम डाले गए, इसके पीछे पीएफआई का हाथ नजर आ रहा है। और इसीलिए हमने देखा कि जिस समय से सीएए के विरोध के नाम पर और दिल्ली के अंदर शाहीन बाग बनाए गए, फिर उसके बाद हमले हुए और दिल्ली में जो दंगे हुए उसमें अंकित शर्मा को चाकुओं से गोद गोद कर मार दिया गया। उस समय सवाल उठ रहा था कि ये जो दिल्ली का दंगा है इसको जिस तरह से सुनियोजित तरीके से किया गया, बड़ी बड़ी गुलेल बनाई गई, पेट्रोल बम इकट्ठा किया गया और फंडिंग की गई, और ये फंडिंग में शाहीन बाग बनाए गए दिल्ली में दसियों जगह, देश में कई जगह। और इनको कौन ऐसा है जो रोज बिरयानी खिला रहा है, चाय पिला रहा है? यहां तक की खबरें आई थी कि शाहीन बाग जब बना उनको बैठने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, प्रतिदिन महिलाओं को 500 रुपए पर डे उनको पेमेंट दी जा रही है। कौन लोग हैं? तो दिल्ली दंगों की भी जो रिपोर्ट आई थी और बाकी सब जगह से ये चीजें खुलकर आई कि इसके पीछे पीएफआई है, और इसीलिए पूरे देश से एक मांग उठ रही थी कि इस पीएफआई को क्यों ना बैन किया जाए। सारे राज्यों की रिपोर्ट गृह मंत्रालय यानी अमित शाह जी के पास पहुंची, और अब जो गृह मंत्रालय के सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि अगले 15 दिनों में ये पीएफआई को बैन किया जा सकता है। जी हां, एक बड़ी कार्रवाई गृह मंत्रालय की तरफ से हो रही है, और अब ये सूत्र बता रहे हैं कि जब पीएफआई का ये लिंक सामने आ रहा है, और आपको बता दूं पीएफआई के खातों में अल कायदा के खातों से, जो कि आतंकवादी संगठन है, उसके खातों से धन आया, इसके सबूत मिले थे 2017 में। इसके बाद से ये जांच चल रही थी, एनआईए इसकी जांच कर रही थी कि अगर अल कायदा से कोई फंडिंग आती है तो पीएफआई कह रहा है कि साहब हम तो एनजीओ चलाते हैं, हम तो गरीब लोगों की मदद करते हैं, हम तो गरीब बच्चियों का विवाह कराते हैं, हम तो बीमारों को दवाई देते हैं, ये दान है, कोई भी दे सकता है। लेकिन एनआईए ने और बाकायदा जो देश की सुरक्षा एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, उन्होंने जांच की और इसमें पाया कि ये जो पैसा आ रहा है बाकी देशों से भी आ रहा है, अरब कंट्रियों से जो पैसा आ रहा है, ये पीएफआई इस पैसे का कर क्या रहा है? क्या वास्तव में ये लोगों की सेवा कर रहा है? तो ये देखने में आया कि नहीं, ये एक इस तरह से पैरेलल अपनी सेना खड़े कर रहे हैं। केरल के अंदर जिसका मार्च निकाला गया, जिसका गुजरात के अंदर कार्यक्रम किए गए, और ये देखने में आया कि इन्होंने अपनी एक छात्र विंग बना रखी है, महिलाओं की एक अलग विंग बना रखी है, अलग अलग राज्यों में नाम भी अलग अलग दे रखे हैं। मकसद है देश में धार्मिक उन्माद फैलाना, दंगे करना, और ये कहीं ना कहीं एक मंशा है कि ये साजिश करके लोगों को धर्मांतरित करना। ये सब चीजें जब गृह मंत्रालय के पास रिपोर्ट आई, आपको बताएं 2006 में ये इसको जो है नाम दिया गया था नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट, और इसका मुख्यालय दिल्ली में बनाया गया। लेकिन जब इसकी एक्टिविटी गलत निकली तो इसका नाम बदल दिया गया, इसको पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नाम दे दिया, यानी नाम चेंज कर दिया। काम वही है, संगठन नाम चेंज हो गया क्योंकि उसको बैन करने की बात चल रही थी। लेकिन अब आपको बता दें इन्होंने वोमेन फ्रंट बना रखा है, और वो जो महिलाओं की विंग है उसका नाम है वोमेन फ्रंट ऑफ इंडिया, जिनका काम हमने देखा शाहीन बाग में, जिस तरह से हमने देखा था कि महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही थी। और आपको याद होगा कि जब दिल्ली दंगा हुआ था तो उस दिल्ली दंगे की जो शुरुआत भजनपुरे से हुई थी, वहां सबसे पहले जो हमला पुलिस के ऊपर किया था और पुलिस के एसीपी को उठाकर
रेलिंग पर जो सड़क के बीचों बीच लगी थी, उस रेलिंग पर घेर दिया गया था, जिससे उनकी स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगी थी, रीढ़ में चोट लगी, हॉस्पिटल में भर्ती हुए, आईसीयू में गंभीर रूप से घायल होकर भर्ती हुए थे। उनके ऊपर महिलाओं ने हमला किया था। अब पता लगता है कि ये महिला विंग इनकी काम करती है। इसी तरह से छात्रों के बीच में काम करने के लिए इन्होंने ऐसे अपने जो धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग हैं उनको कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया नाम दिया है। ये कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, इससे जुड़े हुए लोग, आपने देखा होगा पिछले दिनों कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा चला, और उस हिजाब के मुद्दे में इन्होंने कैंपस के अंदर बाकायदा एचडी कैमरे लेकर के जो शूटिंग की गई, जो हिजाबी लड़की है और वो नारे लगा रही है और उस नारों के बाद उसको इनाम दिया गया, ये सब एक स्क्रिप्ट लिखी गई और स्क्रिप्ट को फिल्माया गया विद्यालय में। और उस सारी स्क्रिप्ट के पीछे जब पता चला कि ये कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया है, और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी वो संगठन जिसके पीछे पीएफआई है, यानी मेन संगठन पीएफआई और उसी का एक संगठन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया जो छात्रों के अंदर काम करता है, जिसने बड़ी संख्या में मुस्लिम लड़कियों को जोड़ा हुआ है, मुस्लिम युवकों को जुड़ा हुआ है और उन लोगों को जो पढ़ने वाला काम कर रहे हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि ये जिस तरह से कारनामे कर रहे हैं, इन्होंने बाकायदा केरल में तो कई बार मार्च निकाला है। इनके कार्यक्रम का उद्देश्य है कि ये जिस तरह से काम कर रहे हैं उसमें हमने देखा कि ये केवल और केवल देश में देश विरोधी ताकतें, देश को तोड़ने की बातें, धार्मिक धर्मांतरण करना इनका एक उद्देश्य है। और इसलिए गृह मंत्रालय से ये बात कही जा रही थी कि भाई इस संगठन को बैन किया जाए। तो अब जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि गृह मंत्रालय ने इस सारे मामले में संज्ञान लिया है, और जिन जिन राज्यों में अभी हाल ही में रामनवमी को लेकर हमले हुए और उसके पहले जो दिल्ली का दंगा हुआ, इसको लेकर दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट तलब की गई है। और ये सारा कुछ रिपोर्ट बनाकर कर्नाटक से रिपोर्ट मंगाई गई है। जो हिजाब वाला मैटर था उसमें जो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का रोल था वो पहले से ही कर्नाटक सरकार ने गृह मंत्रालय को सौंपा है, और उन्होंने पहले ही मांग कर दी थी कि कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया इसको बैन किया जाए, इसके पीछे पीएफआई है, इसको बैन किया जाए। तो ये मांग चल रही थी अधिकतर राज्यों से। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में 2017 में जब योगी सरकार आई, तो योगी सरकार के आने के बाद से जिस तरह से देखा गया था, कई जगह प्रदर्शन और दंगे करने की कोशिश सीएए के नाम पे की गई थी। उस समय भी पीएफआई का नाम आया था, और जिन राज्यों में भी धार्मिक दंगे हुए वहां पीएफआई का नाम आया। तो ये बहुत जरूरी था कि ऐसा संगठन बैन हो। और जो आप समझिए, इसके पिछले दिनों कुछ कार्यकर्ताओं का खुलासा हुआ था। 2017 में इनके 6 कार्यकर्ता आईएस में शामिल हुए, यानी जो दुनिया का खूंखार संगठन है, आतंकी संगठन, उसमें यहां के लोग शामिल हो रहे हैं। तो इसलिए बात उठ रही थी कि ऐसा कोई संगठन अगर देश में देश विरोधी एक्टिविटी करता है, आतंकवादियों से संबंध रखता है, क्यों ना उसको बैन कर दिया जाए। और इस बात को लेकर के गृह मंत्रालय की यह गंभीरता दिखा रही है कि अब वाकई में जो भी कोई इस तरह की एक्टिविटी करेगा उसके ऊपर, एक तो भाजपा शासित राज्यों में जो भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो तय कर लिया है कि वो बुलडोजर चलाने वाले हैं, उनके मकान तोड़ेंगे, संपत्ति जब्त करेंगे और गंभीर धाराओं में केस दर्ज करेंगे ताकि जिंदगी भर वो जेल से बाहर ना आए। लेकिन किसी संगठन को बैन करना, उसको विदेशों से चंदा आता है, इस चंदे पर रोक लगाना, उसके लिए जो कानूनी पहलू हैं उसकी तैयारी करनी पड़ती है। वरना अक्सर ये देखा गया है कि पीएफआई के लोगों को जब गृह मंत्रालय की तरफ से या पुलिस ने पकड़ा है, उसके बाद हमने देखा कि वो कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में ये प्रूव नहीं हो पाता और इसलिए कई बार वो छूट जाते हैं। तो सवाल ये उठ रहा था कि ये जो इनको कानूनी प्रक्रिया में छूट मिल रही है, इनके खिलाफ जो सबूतों की कमी से ये सब हो रहा है, इसको कैसे रोका जाए। तो इसके लिए गृह मंत्रालय ने तैयारी की और अपने अधिकारियों से ये रिपोर्ट तैयार करने को कहा ताकि इसमें हर कानूनी मजबूती रखी जाए और कभी ये केस अगर ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाए तो वहां ये तथ्यों को मजबूती से रखा जाए ताकि ये संगठन वाले बैन किए जा सकें और इस संगठन को दोबारा से कोई इस तरह की फंडिंग या मान्यता ना मिले और ये देश के अंदर कोई एक्टिविटी ना कर पाए। वंदे मातरम।